नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों की ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज उनके लिए हिंदी के जितने भी टेंशन थे वो टेंशन को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कक्षा 10 यूपी बोर्ड विषय हिंदी कैसे पाएँ 70 में 70। लेकिन इसके बाद एक वर्ड और लिखा है कि कृपया वीडियो पूरा देखें। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपको इतनी सारी जानकारी दूंगा, इतनी सारी जानकारी कि आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। मनीष सर, पेपर बड़े नज़दीक है, कैसे मैं लिखूँ, कैसे मैं पढ़ूँ, क्या मैं लिखूँ, क्या मैं पढ़ूँ, तो वो सारी समस्याओं को दूर करूँगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए ये अपना प्यारा सा वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 भाग आपको मिलेंगे। पहला भाग तो बच्चों 20 नंबर का उमार शीट खंड का करना पड़ेगा। एक उमार शीट दी जाएगी जिस उमार शीट में आपको टिक मारना पड़ेगा और वो 20 क्वेश्चन होंगे। वो कैसे होंगे यहाँ पर लिखा है। और दूसरा भाग 2 रहेगा, यानी भाग खा भी कह सकते हैं। भाग का मतलब होता है खंड, खंड खा भी कह सकते हैं, भाग 2 भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसी को सेक्शन कहते हैं। और इसमें 50 नंबर हमको मिलेंगे, यानी अगर हम रिटन करेंगे, अच्छे से लिख देंगे तो 50 नंबर, अच्छे से उमार शीट भर देंगे तो 20 नंबर। ये प्रोसेस हमारे कक्षा 10 के हर एक सब्जेक्ट में है। तो 20 नंबर लिखना है और 50 नंबर हमको 20 नंबर लिखना, 20 नंबर भरना है और मार्कशीट में 50 नंबर लिखना है। तो एक जानकारी देता हूँ कि यदि आप मान लीजिए 3 घंटे का पेपर देने गए हैं और अगर 20 नंबर के मार्कशीट को भरना है, 50 नंबर लिखना है और 50 नंबर को लिखने में 3 घंटा जा रहा है ना, अगर आप बहुत आराम से लिखे ना, तब फिर आपके समय बच जाएंगे और आराम से आपके पूरे पेपर भी खत्म हो जाएंगे। एक बात और कि सर जी हमारा राइटिंग नहीं बैठता, तो राइटिंग कैसे नहीं बैठेगा? राइटिंग बैठेगा, गारंटी मेरी बैठेगी। मेरी तरीके को समझो बच्चों। अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो, मान लो जैसे मैंने लिखा है, तो मेरी राइटिंग मान लो बहुत अच्छी नहीं है, परंतु आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि मेरी राइटिंग अच्छी है कि नहीं अच्छी है। आप कमेंट करिएगा तो मैं जान पाऊँगा कि मेरी राइटिंग अच्छी है कि नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ कि अगर आपकी राइटिंग नहीं बैठती, तो आप क्या करिए, आप दूर-दूर लिखिए। आप धीरे-धीरे लिखिए, आप दूर-दूर लिखिए और आप थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा लिखिए। अगर आप थोड़ा दूर-दूर, धीरे-धीरे और बड़ा-बड़ा लिखेंगे, तो आपकी राइटिंग बहुत जल्द बैठना शुरू हो जाएगी। और अभी आपके पास क्या है, समय है। तो चलिए समझते हैं क्या है मनीष सर 20 नंबर, क्या है मनीष सर 50 नंबर, कैसे पाए मनीष सर 20 नंबर, कैसे पाए मनीष सर 50 नंबर। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न रहेगा, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास रहेगा, 5 एमसीक्यू पूछेगा। और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास 5 एमसीक्यू। आप कहोगे सर ये तो मुझे पता है। तो आपको पता तो है, लेकिन दिमाग में सेव करो, क्योंकि इसका वीडियो इसी के बाद मैं डालूंगा कि कैसे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 20 में से तो 5-5 10 नंबर हटा दिए, अब बचा कितना, 10 नंबर। ये 10 नंबर कैसे पाना है समझो। यहाँ पर तीसरा नंबर जो प्रश्न रहेगा वो काव्य सौंदर्य रहेगा, काव्य सौंदर्य के तत्व। और 3 काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, एक तो आपका रस है, दूसरा छंद है, तीसरा क्या है, अलंकार। रस, छंद, अलंकार ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। पहली बात तो रस कितने हैं, उनके अस्थाई भाव क्या हैं, छंद कितने हैं, उनकी परिभाषा और मात्राएं लगाना सीखो, जैसे दोहा, सोठा, चौपाई। और अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं, एक शब्दालंकार, एक उभयालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दा के जो भेद होते हैं वह अनुप्रास यमक शेष होते हैं, और अर्था के जो भेद होते हैं वह उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा होते हैं, अतिसंयुक्त होते हैं, भ्रांतिमान होते हैं, संदेह होते हैं, दृष्टांत होते हैं। परंतु आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, उपमा पूछा जाएगा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार से, और छंद में आपके सोरठा और रोला पूछे जाएंगे। और रस में केवल 2 रस, एक हास पूछा जाएगा और एक करुण रस पूछा जाएगा। और ये कैसे पूछे जाएंगे, ये एमसीक्यू पूछे जाएंगे, यानी आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको टिक मारना पड़ेगा कि हास रस का क्या स्थायी भाव है, करुण रस का क्या स्थायी भाव है। या कोई भी उदाहरण दे देगा, कहेगा ये उदाहरण किसका है, हास रस का है या करुण रस का है, दोनों याद करना है, तो हास होगा तो करुण होगा। और सोरठा का भी यही ऑप्शन रहेगा, उपमा भी यही रहेगा, लेकिन उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, इसको पहचानना थोड़ा सीख जाओ। एग्जाम्पल में देगा काव्य बच्चों, उसमें पूछेगा ये उपमा अलंकार है, ये रूपक है, उत्प्रेक्षा, तो आप इसको पहचानना सीखो। जब कोई भी योजक चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह किसे कहते हैं ध्यान समझो, ये माइनस का जो चिन्ह होता है इसे योजक चिन्ह कहते हैं। इस योजक चिन्ह के बाद अगर कहीं पर सा वर्ड आ जाए, या कहीं सी वर्ड आ जाए, या कहीं से वर्ड आ जाए, या कहीं सी य वर्ड आ जाए, या कहीं कहीं सोई सो ई वर्ड आ जाए, ये वर्ड्स कहीं आ जाएंगे, तो ये हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार, उपमा। अगर इस योजक चिन्ह के बाद ये सब वर्ड्स आएंगे तो वह उपमा अलंकार होगा। और अगर ये वर्ड आए, ये सब चीजें नहीं आएंगी, तो वह कौन सा अलंकार होगा, रूपक। उपमा का मतलब होता है किसी से तुलना करना, रूपक का अर्थ क्या होता है, एकता। हालांकि मैं अलंकार की वीडियो प्रोवाइड करूंगा, मेरी वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अलंकार की वीडियो नहीं डालूंगा। वीडियो के अंदर आपके जान डालूंगा। यानी जान का मतलब क्या, कि आप एग्जाम के बाद कभी आप तैयारी करोगे ना किसी चीज़ की, तो वहाँ पर अलंकार कैसे पहचाना जाता है ये कोई सिखाता नहीं। मैं आपको सिखाऊंगा कि अलंकार कैसे
पहचानेंगे। एग्जाम में पूछेगा योजक चिन्ह के बाद अगर सासी से शब्द कहीं दिखेगा तो उपमा पे टिक मार देना, और अगर योजक चिन्ह दिखेगा ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, जैसे बीती विभावरी के बीच में योजक चिन्ह आ गया तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। लेकिन उत्प्रेक्षा सर कैसे पहचाने, तो उत्प्रेक्षा में 6 चीज़ याद रखो। पहला तो जनु, दूसरा जनऊ, तीसरा जानऊ। जनु जानऊ जनऊ और मनु मानव मनहु। जनु जानऊ जनऊ और मनु मानव मनहु, अगर कहीं 6 चीज़ कहीं आएगा तो वो आपको उत्प्रेक्षा होगा। जैसे एग्जाम्पल में पढ़े होंगे, भक्ति नीति में आपने टॉपिक पढ़ा होगा कि सोहत ओढ़े पीत पतु श्याम सरोने गात मनौ नीलमन सैल पर आतप पर विप्रभात। तो सोहत में अच्छे लगते हैं, ओढ़े में ओढ़ कर, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र। कन्हैया जब श्यामले शरीर पर पीले वस्त्र को ओढ़ते या पहनते हैं तो मनों में से मान लीजिए, मान लीजिए वो ऐसे लगते हैं जैसे नीलमन शैल पर, नीलमन पर्वत पर आतप परियो प्रभात, सुबह के इसमें सूर्य निकलता है। तो वहाँ पर जन जानव जनो, मन मानव मनो इत्यादि शब्द अगर कहीं आएंगे तो वह हमारा कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए बच्चों आगे देखते हैं, कहा गया है कि 5 5 10 और 3 13। अब बचे कितना नंबर, 7 नंबर। ये 7 नंबर कहाँ आएंगे, हिंदी व्याकरण के 7 नंबर होंगे। और हिंदी व्याकरण के 7 नंबर में कौन कौन से व्याकरण देते हैं यहाँ पर है, ध्यान दीजिए। क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, और यहाँ पे चा। ये 6 टॉपिक हैं, और 6 टॉपिक कितने नंबर के हैं, 7 टॉपिक। अब कहोगे 6 टॉपिक है मनीष सर, ये 7 नंबर के क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ग नंबर का टॉपिक है ये 2 नंबर का है, क्योंकि ग नंबर में तद्भव तत्सम भी दिया है और पर्यायवाची भी दिया है। पहले यहाँ से देखो, उपसर्ग, उपसर्ग में 1 नंबर मिलेंगे, समास में 1 नंबर, तद्भव तत्सम में और पर्यायवाची में 2 नंबर। संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम पढ़ना है, सर्वनाम में क्या पढ़ना है, तद और युष्मत पढ़ना है 1 नंबर, और वाक्य का स्वरूप 1 नंबर का, वाक्य प्रयोग और वाक्य परिवर्तन 1 नंबर का। ये सारा टॉपिक मैं ऑफलाइन कोचिंग में और स्कूल में पढ़ा चुका हूँ, पर वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगा, थोड़ा समझो इसको। उपसर्ग क्या होता है, जब भी आपके ऐसे वर्ड दिए रहेंगे तो ये आगे वाले वर्ड रहेंगे, इनके कुछ पीछे जोड़ेंगे तो ये उपसर्ग बनेगा। और प्रत्यय किसे कहते हैं, पीछे, पीछे दिया रहेगा उसके आगे। जैसे अगर कह दिए कि वट दिया है, वट में क्या जोड़ेंगे तो प्रत्यय बने, उपसर्ग बनेगा। तो वट क्या है, पीछे दिया है उसके आगे जोड़ना होगा तो बनावट हो जाएगा। तो वट क्या है, प्रत्यय है, और अगर आ लिखा है तो आ के आगे अधिक जोड़ेंगे तो अधिक हो जाएगा। तो उपसर्ग में होता है आगे वाला दिया है पीछे जोड़ना है, और प्रत्यय में क्या होता है, पीछे वाला दिया है आगे जोड़ना है। बच्चे इसका अपोजिट कर देते हैं, उपसर्ग में आगे जोड़ देते हैं, प्रत्यय में पीछे जोड़ देते हैं। लेकिन उपसर्ग में आगे वाला दिया रहता है इसके पीछे जोड़ना होता है, और प्रत्यय में पीछे वाला दिया रहता है उसके आगे जोड़ना रहता है, जो कि 1 नंबर होगा। समास में आपको 2 समास पढ़ना है, 4 समास पढ़ना है, एक द्वंद्व, द्विग और कर्मधारय और बहुब्रीहि। समास का वीडियो भी मैं बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगा बच्चों। पहले थोड़ा समझ लो कि अगर कभी किसी चीज़ के बीच में योजक चिन्ह आया, जैसे यहाँ पर आया था, जैसे मान लो लाभ हानि, माता पिता, शुभ लाभ या पापा मम्मी, अगर किसी चीज़ का अपोजिट रहे बीच में योजक चिन्ह आएगा तो द्वंद्व समास होगा। और द्विग किसे कहते हैं, जिसका पहला जो शब्द होता है वह संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा कह दिया गया, नवग्रह कह दिया गया, नवरातन कह दिया गया। तो इसके जो पहले वाला शब्द होता है अगर वो संख्यावाचक है तो द्विग समास है। और कर्मधारय क्या होता है, जहाँ पर उपमेय उपमान मिलकर एक हो जाते हैं। बहुब्रीहि किसे कहते हैं, जिसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान नहीं होता है बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे मैंने कहा चक्रपाणि, चक्रपाणि क्या होता है, जिसके हाथों में चक्र है, अर्थात कौन, भगवान श्री कृष्ण। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात भगवान श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान श्री गणेश। तो जब तीसरा वर्ड आता है सामने हमें तो वह बहुब्रीहि समास होता है। तो समास का भी वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगा। तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तद्भव तत्सम यानी शुद्ध और अशुद्ध, इसमें 2 नंबर मिलेंगे। संस्कृत व्याकरण पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको तद्भव तत्सम के बाद, और पर्यायवाची के बाद संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम पढ़ना है, सर्वनाम में तद पढ़ना है और यशवंत पढ़ना है, 1 नंबर का टॉपिक है। और वाक्य का स्वरूप और वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, इतना अच्छा पढ़ा दूंगा, इतना अच्छा कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 1 नंबर के वाक्य कितने स्वरूप होते हैं, ठीक है, शब्द के आधार पे और अर्थ के आधार पे, वाक्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, जोड़ते हैं इसको। 5 नंबर का हिंदी गद्य सत्य साहित्य, 5 नंबर का हिंदी पद्य साहित्य, 1 नंबर का हमारा रस, 1 नंबर का हमारा छंद, 1 नंबर का हमारा अलंकार, 7 नंबर के हमारे हैं ग्रामर, 1 2 2 4 5 6 7। तो इसको अगर हमने जोड़ा है तो 20 नंबर पाया, यानी कि ओमार सीट में जो आपकी हिंदी में आपको भरने हैं वो इतने टॉपिक हैं। 5 नंबर का गद्य साहित्य, 5 नंबर का पद्य साहित्य, रस 1 नंबर का, छंद 1 नंबर का, अलंकार 1 नंबर का,
और 7 नंबर के व्याकरण, 7 नंबर के व्याकरण में उपसर्ग 1 नंबर का, समास 1 नंबर का, तद्भव तत्सम 1 नंबर का, 1 नंबर का पर्यायवाची। और संस्कृत व्याकरण में युष्मद् और तद 1 नंबर के, वाक् का स्वरूप 1 नंबर का, वाक्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन 1 नंबर का। तो इसको हमने जोड़ा तो कितना आया 20। तो यहाँ पे एक निवेदन किया हूँ आपसे बच्चों, कृपया इसे पढ़ें और हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब क्या, कि हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हालांकि इसके बारे में बाद में बात करूँगा, पहले अपने काम के बारे में बात करता हूँ। काम क्या है देखो, आप 50 नंबर तो हमारे यहाँ देखेंगे, 20 नंबर यहाँ कंप्लीट हो गया और ये समझ में आया होगा आपको। तो 50 नंबर के बारे में बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसमें हमारे हिंदी गद्य पर आधारित 3 प्रश्न पूछेगा और उसको करने का आंसर देना पड़ेगा। अगर 3 प्रश्नों का हम आंसर देंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। तो 3 2 जा कितना हो गया 6। अब पार्ट कितने हैं गद्यांश में? गद्यांश में पूरे पाठों की संख्या, प्यारे बच्चों, गद्यांश में जो हमारे पाठ हैं उन पाठों की संख्या 4 है, यानी कुल पाठ तो 7 है, लेकिन 7 में से हमको पढ़ने कितने हैं? मात्र 4 पाठ। अच्छा, ये 4 पाठ पढ़ने कौन कौन से, इसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। 4 पाठ में पहला पाठ आपने पढ़ा होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है मित्रता, यानी मित्र के बारे में अगर बातचीत होगी तो पाठ कौन सा होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता होगा। दूसरा पाठ आपने पढ़ा होगा, याद होगा, जयशंकर प्रसाद का ममता। ममता कौन थी? एक स्त्री थी, ब्राह्मण स्त्री थी, उसके बारे में कहानी है। हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, बहुत जल्द शुरू करूंगा मैं पढ़ाना। और तीसरा नंबर पाठ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आप जानते होंगे, उनका पाठ है भारतीय संस्कृति, हम पढ़ाएंगे आपको। और चौथा नंबर पाठ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का अजंता। तो ये 4 पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर याद करो। 4 पाठ में आपके बहुत ही अनिवार्य पाठ, कोई भी पूछे चाहे ना पूछे, एक तो आपका भारतीय संस्कृति जरूर पूछेगा, दूसरा अजंता पूछेगा। अगर वो पूछा ना तो उसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा, पहला और दूसरा क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन होगा। उसमें पूछेगा प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। संदर्भ कैसे लिखा जाता है? अगर गद्यांश है तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि, किताब का क्या नाम है? हिंदी काव्यांजलि के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, नहीं लिखना है, लिया गया है, हाँ। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक, क्योंकि काव्य जो होगा पद्य, इसमें कवि होते हैं और इसमें लेखक होते हैं, और इसमें लिखते हैं लिया गया है, इसमें लिखते हैं अवतरित है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और इसमें भी कॉमन क्वेश्चन संदर्भ होता है, इसका संदर्भ इससे डिफरेंट होता है। क्या होता है देखो, प्रस्तुत यहाँ पे गद्यांश कहा था मैंने, हम लोग यहाँ पद्यांश कहेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के, मान लो पाठ पढ़े हो महादेव वर्मा का हिमालय से पढ़े हो, तो वहाँ पर पाठ नहीं लिखोगे, शीर्षक लिखना पड़ेगा। तो कहेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के, आप पाठ का नाम नहीं लिखेंगे, शीर्षक हिमालय नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता हमारी कवित्री हैं महादेव वर्मा जी। ऐसे हमें संदर्भ दोनों में कॉमन क्वेश्चन रहेगा, और एक कॉमन क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। कोई भी गद्यांश दे, कोई पद्यांश दे, वहाँ पर एक नीचे रेखा खींचिएगा, जैसे यहाँ खींचा हूँ ना वैसे वहाँ भी होगी। तो उसमें हमको क्या करना है, उसमें उसका आंसर अर्थ लिखना पड़ेगा, जहाँ तक रेखा खींची है और जहाँ से खींची है उसका अर्थ लिखेंगे। तो कहेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में हमारे लेखक, लेखक का नाम मालूम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ऐसे लिखना, शुरुआत ऐसे करना कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में हमारे लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमें ये बताते हैं कि, यानी ये कॉमन क्वेश्चन में ऐसे शुरुआत करना। सबसे डिफरेंट जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ अच्छा नहीं होगा, नया करना है तो डिफरेंट करना पड़ेगा। और वही चीज़ यहाँ करना है, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत रेखांकित अंश में हमारे कवि सुमित्रा नंदन पंत जी या हमारे कवि सूरदास जी हमें यह बताते हैं कि, अब जो आगे रेखा खींची उसी का अर्थ लिख दो। अर्थ कैसे लिखना है, जब आप पढ़े रहोगे ना तो वही चीज़ को थोड़ा अपनी भाषा में डिफरेंट तरीके से लिखना है, ताकि आपने समझा क्या है, एक साल आपने पढ़ा है तो पढ़ा क्या है इसके बारे में। अगर दोनों कॉमन क्वेश्चन कर देंगे तो आपके 4 नंबर तो हो गए। तीसरा नंबर जो प्रश्न इसमें होगा और इसमें, वो उसी पद्यांश और उसी गद्यांश में से होगा जिसका जवाब आपको अपने मन से पढ़कर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से 3 प्रश्न इसमें, 3 प्रश्न में, यानी 6 हो गए। 6 प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे, तो 6 दूना कितना हो गया 12। तो 12 नंबर हमारे इस पार्ट से हो गए बच्चों। आगे कहा गया है कि तीसरा नंबर आएगा संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर का संदर्भ रहेगा और 3 नंबर की हमारी हिंदी में अनुवाद रहेंगे। तो ये 2 नंबर का संदर्भ कैसे लिखना है मनीष सर, इसको बता दीजिए। जैसे इसको बताया, तो इसमें बच्चा इसको लिखना पड़ेगा, इसमें लेखक नहीं होते हैं, संस्कृत में लेखक नहीं होते हैं, तो इसका संदर्भ आप ऐसे लिखना कि प्रस्तुत
संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका, किताब का क्या नाम है? संस्कृत परिचायिका के। अब मान लो पाठ का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणा, आपने पढ़ा होगा ना? सो पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? ऐसे बहुत महत्वपूर्ण पाठ हैं, बहुत सारे आपके संस्कृत के पाठ हैं। यदि आपके टीचर नहीं पढ़ाए तो आप पढ़ डालो, क्योंकि जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ होगा नहीं। और अगर मेरे सहारे हो तो प्लीज़ मेरे सहारे ही रहना, और अगर मेरे सहारे हो तो मैं आपको सपोर्ट भी करूँगा, और भरपूर मात्रा में जितना कर पाऊँगा उतना सपोर्ट करूँगा, क्योंकि आपके साथ ही आपके लिए मेहनत किया हूँ। अगर आपको पढ़ना है पाठ तो आप पढ़ लो। पाठ का नाम है वीरा वीरण पूछते प्रबुद्धो ग्रामीणा। ये 2 पाठ संस्कृत के गद्यांश के हैं, जिसमें से आपके गद्यांश को देकर संदर्भ में हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। संदर्भ आप लिखेंगे, मान लीजिए आपको प्रबुद्धो ग्रामीणा का लिखना है तो लिख देंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रबुद्धो ग्रामीणा प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। संस्कृत में क्या लिखते हैं? उद्धृत है। और जिसके रचयिता लेखक कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ ऐसे लिखना है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। 2 नंबर संदर्भ और 2 नंबर का श्लोक संस्कृत कर देगा। तो उस जिस श्लोक में कहा है प्रबुद्धो ग्रामीणा पढ़ लीजिए। मान लीजिए भारतीय संस्कृति आपने पढ़ा होगा, आप श्लोक में जैसे पढ़ेंगे बच्चों, अपदो दूरगामी चा साक्षरो न च पंडिता आमुख स्फुट वक्ता चा योजना स पंडिता, या आप पढ़ लीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये दोनों अगर पढ़ेंगे, पहला तो आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा का है और दूसरा सर्वे भवन्तु वाला है आपके संस्कृत के पाठ का। जानते होंगे आप, आपने पढ़ा होगा भारतीय संस्कृति नामक पाठ। तो इस पाठ से अगर आप इन दोनों श्लोक को याद करते हो ना, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या, संस्कृत का कंठस्थ श्लोक कितने नंबर का? 2 नंबर का। अगर मान लो एग्जाम्पल में कि कोई श्लोक दे दिया दोनों में से जिसका संदर्भ में हिंदी में अनुवाद करना है तो उसको कर लिए, लेकिन जो दूसरा है उसको अगर कंठस्थ याद है आपको और आप लिख दिए ना, तो आप पा जाओगे कितना नंबर? 2 नंबर। तो इन दोनों श्लोकों को जरूर याद करो। कौन कौन सा? एक अपदो दूरगामी च वाला और एक सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला। एक है प्रबुद्धो ग्रामीणा का और एक है भारतीय संस्कृति का। तो इधर 6 6 12 हो गए थे, इधर हमारे 5 हो गए, और 12 5 कितना हो गया? 17 हो गया, और 17 5 कितना हो गया? 23 हो गया। तो 23 नंबर हो गए हमारे। अब आगे क्या होगा? ज्योति जवाहर खंडकाव्य। ये खंडकाव्य आपने जानते होंगे, ये राही जी के द्वारा लिखा गया है। इसको भी मैं बहुत जल्द वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आप घबराइए मत बच्चों कि कैसे मनीष सर ज्योति जवाहर खंडकाव्य को लिखना है। तो वो 3 नंबर हमको पाना है। तो आप 27 3 कितना हो गया? 30। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से अगर ज्योति जवाहर खंडकाव्य को लिख देंगे 3 नंबर पा जाएंगे। अब आती है गद्य के लेखक का जीवन परिचय और पद्य के लेखक का जीवन परिचय। आप इसमें 5 नंबर पाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं पाएंगे। जीवन परिचय के साथ उनकी रचनाएं भी लिखना पड़ेगा, और रचनाओं के साथ साथ उनके पदक, कितने पदक पाए हैं, साहित्य में क्या योगदान है, ये 4 चीज़ों को लिखना पड़ेगा। तो अब लगे हाथ आपको बता दे रहा हूँ कि हिंदी गद्य के लेखक का कौन कौन सा महत्वपूर्ण जीवन परिचय है और हिंदी पद्य के कवि का कौन कौन सा महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। तो हिंदी गद्य में आप 2 लेखक का जीवन परिचय याद करके जाओगे। एक आप याद करोगे, आपको याद करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और एक जयशंकर प्रसाद। दोनों में से एक आपके एग्जाम में आना ही आना है कन्फर्म। और पद्य की अगर बात की जाए तो पद्य में आप 2 याद करके जाओगे, एक जयशंकर प्रसाद का याद कर लो और एक याद कर लोगे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद आपने गद्य में याद ही किया है। तो आप पद्य में या कौन याद करोगे? एक महादेव वर्मा का और एक सुमित्रा नंदन पंत का। अब कहोगे सर ये क्या लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, इन्होंने चींटी को लिखा है और प्रथम लोक चंद्रलोक में प्रथम बार लिखा है। और महादेव वर्मा ने क्या लिखा है आपने पढ़ा होगा, तो महादेव वर्मा ने हिमालय से लिखा है और वर्षा सुंदरी के प्रति लिखा है। मैं बहुत जल्द बच्चों पढ़ाऊंगा और वीडियो डाला भी है यूट्यूब पर, चैनल पर। आप जाइए और विजिट करिए और वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद क्या आएगा सर? ये हमारा 5 नंबर का हो गया लेखक का जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, और पद्य के कवि का जीवन परिचय सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा। तो 5 5 10 इधर हो गए। कंठस्थ श्लोक आपको बताया था 2 नंबर, और पत्र लेखन और निबंध ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि पत्र लेखन 4 नंबर और निबंध 7 नंबर देगा। और पत्र लेखन किसे कहते हैं, निबंध किसे कहते हैं, पत्र लेखन कैसे लिखेंगे, निबंध कैसे लिखेंगे, इसका वीडियो बहुत जल्द डालूंगा, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि पत्र में औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, जैसे पहले प्रेषक का पता लिखना है, फिर दिनांक लिखना है, फिर पत्र प्राप्त करने वाले का पता, फिर विषय लिखना है, फिर संबोधन लिखना है, फिर विषय वस्तु लिखना है, फिर अभिवादन लिखना है, फिर अभिनिवेदन लिखना है। तो ये आपके औपचारिक पत्र हो गए। अनौपचारिक का क्या पार्ट है? उसमें 5 भाग होते हैं। वो सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप दिमाग में रखो कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। देखो, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य पर आधारित 3 प्रश्न 6 नंबर, हिंदी पद्य साहित्य पर आधारित, हिंदी पद्य पर आधारित
3 प्रश्न 2-2 नंबर के, यानी 6-6 12। और इधर आपके संदर्भ सहित हिंदी मनवाल गद्यांश का 5, और इधर संस्कृत श्लोक रहेगा 5, 5 5 10, और 10 10 20 2 22 हो गया। अब 22 में 3 नंबर जो जवाहर जोड़ दिए कितना हो गया? 25 हो गया। अब 25 में 5 नंबर का गद्य का लेखक जोड़ दिया कितना हो गया? 30 हो गया। अब 30 में 5 नंबर का हम कब का जीवन परिचय जोड़ दिया? 35 हो गया। और 2 नंबर का श्लोक जोड़ दिए 35, तो 37 हो गया। और 37 में 4 हम जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए? 4 नंबर। 37 में 4 नंबर जोड़ दिए पत्र लेखन का, कितना हो गया? 41 हो गया। और 41 में 7 नंबर हमने जोड़ दिया निबंध का, तो कितना हो गया? 48 हो गया। और 48 के बाद बचा कितना नंबर? 2 नंबर। 2 नंबर में संस्कृत में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, वो 2 नंबर का टॉपिक होगा। तो यहाँ पर लिखा भी हूँ 6 6, यानी 6 + 6 + 5 5 3 5 5 2 4 7 2 = 50, और इधर 20। तो ये चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पर लिखा है बच्चों आपके लिए की गई मेहनत, यानी आपके लिए मेहनत की गई है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। वो कुछ और नहीं मांगूंगा, ना कोई रुपया ना कोई पैसा, बस आपका आशीर्वाद, थोड़ा सा साथ और थोड़ा सा प्यार। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कमेंट ज़रूर करिए, और कमेंट करके बताइए कि मेरी राइटिंग कैसी है और आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। और मेरे चैनल का नाम है मनीष की वीडियो। यहाँ पर मेरा नंबर भी लिखा है, आप इस नंबर पर मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या है इसमें, या आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से पार्ट नहीं आ रहे हैं, क्या कैसे है, आपको कोई भी डिस्कशन करना है, तो आप मेरे नंबर पर विजिट करिए। आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं कि सर हम बहुत समस्या में हैं, या हमारी समस्या क्या है। मैं आपकी समस्याओं को सुनूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।